Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sneha, your bioeducator, and you are watching Biology Path Bhavan. In today's class, we are going to discuss about the fourth chapter of class 7 ICSE, which is photosynthesis and respiration. Before starting the class, I would request all the newcomers to subscribe to this channel because through this channel, your concept will be crystal clear. So let's just not wasting the time and jump into the video. सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 एंड आज के क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. पिछले क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस कर लिए थे एंड आज रेस्पिरेशन करेंगे, राइट. सो इन आवर प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एवरी ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर बेसिक लाइफ प्रोसेस एंड ये जो एनर्जी फूड से ही आ रहा है ना. तो फूड से कैसे एनर्जी फॉर्मेशन होता है? जब फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है, मतलब फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, तब ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में फूड जो होता है दैट इज ग्लूकोज. अब इसी ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है या फिर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हो जाता है तब एनर्जी प्रोड्यूस होता है एंड इसी एनर्जी को यूज करके प्लांट्स परफॉर्म देयर एंटायर लाइफ प्रोसेस. दैट इज़ जितने भी लाइफ प्रोसेस है जैसे कि ग्रोथ, ठीक है, या फिर फोटोसिंथेसिस या फिर एक्सक्रीशन. फॉर रूट सेल्स टू पेनिट्रेट द सॉइल, मतलब रूट सेल्स जो होता है वो सॉइल में पेनिट्रेट होना, ये भी तो एक एनर्जी से ही होता है. एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये सभी जो एक्टिविटीज़ है इसी एनर्जी से परफॉर्म होता है इन द प्लांट बॉडी. ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी इन्वॉल्व्ड होता है एंड ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी एज वेल है, इसीलिए इसको बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोला जाता है. ठीक है, एंड इस प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी लिबरेट होता है. इस डायग्राम में आप लोग देखो कि ये जो ग्लूकोज है, इसी ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज जो लीव्स में प्रोड्यूस्ड होता है एंड फोटोसिंथेसिस में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीफ में ये ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है. इसी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज्ड करता है कौन? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ऑक्सीजन कहाँ से आता है? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड स्टोमाटा से ही ये ऑक्सीजन अंदर जाता है. इसी ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज से बनता है क्या? एनर्जी, एटीपी. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है इसी प्रोसेस से. एंड एक और चीज़ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो अगर मैं इसके डेफिनेशन को देखूं तो क्या बोलूँगी? दैट रेस्पिरेशन is the biochemical process in which glucose is oxidized or broken in the presence of oxygen to form energy. रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी लिबरेटेड होता है. सो इसके रिएक्शंस क्या होगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन फॉर्म एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के जैसे निकल जाता है. ठीक है, अब देखो ये जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है उसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी
हीट एनर्जी से लिबरेट हो जाता है, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हो जाता है, बट मैक्सिमम या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड हो जाता है इनटू अ केमिकल एनर्जी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं ATP, ठीक है। ATP एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है, क्योंकि एनर्जी जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है उतना एनर्जी इंस्टेंटली यूज्ड नहीं होता है, तो उसको स्टोर करना ज़रूरी है। एंड इसी फॉर्म में, मतलब ये जो ATP मॉलिक्यूल फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होता है इन दी प्लांट बॉडी। एंड ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जब भी कोई एक्टिविटी प्लांट बॉडी में होता है तब ये ATP फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है एंड एनर्जी को रिलीज कर देता है, एंड उसी एनर्जी को यूज करके प्लांट बॉडी में एक्टिविटी परफॉर्म होता है, ठीक है। तो वी कैन से दिस दैट इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी है क्योंकि इसी के अंदर ही एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इन दी हीट एनर्जी लिबरेटेड हो जाता है, ठीक है, बट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर मैक्सिमम या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एज इन द फॉर्म ऑफ ATP बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर इस ATP में एज अ मॉलिक्यूल स्टोर नहीं होगा तो ये एनर्जी बॉडी में स्टोर नहीं कर पाएगा, तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में एंड इसी ATP में ये स्टोर हो जाता है, राइट। इसीलिए ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ओके। नाउ सी, डिपेंडिंग अपॉन whether oxygen is used during respiration or not, right? Respiration is of two types. Number one is aerobic and number two is anaerobic. मतलब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होगा या नहीं होगा इसके ऊपर डिपेंड करके रेस्पिरेशन को दो टाइप में डिविजन्स किया गया है, that is aerobic and anaerobic. Aerobic means air. Aerobic means air, right? So air मतलब in the presence of oxygen, है ना? And anaerobic and मतलब without oxygen या फिर absence of oxygen, राइट। तो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस से रेस्पिरेशन होगा तो वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होगा तो दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ फर्स्ट कम टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो जनरली ऑल द सेल्स थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जितनी भी सेल्स हमारे लाइफ में इन्वॉल्व्ड है सब सेल्स ही एरोबिक रेस्पिरेशन ही करता है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है, दैट इज 38 ATP, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में ही, है ना। एंड ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मैंने पहले भी बताया
कि ये सेल में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ मॉलिक्यूल। मतलब इसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एनर्जी सेल में स्टोर हो जाता है। ऑलराइट, अब देखो जितनी भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है सब एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। मैक्सिमम प्लांट्स एंड एनिमल्स, almost all the plants and animals have aerobic respiration. Okay, now come to the anaerobic respiration. अब देखो an मतलब absence of oxygen, तो जो organisms या फिर जो respirations ऑक्सीजन के बगैर होता है या फिर विदाउट ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग बोलेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एंड इसी रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है एंड क्या क्या प्रिपेयर होता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी। ओके, so glucose breakdown without oxygen into ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, दैट इज 2 ATP। ठीक है, अब देखो इट इज यूजुअली सीन इन ईस्ट बैक्टीरिया एंड इंटेस्टिनल पैरासाइट। मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो पैरासाइट पाया जाता है दैट इज टेप वर्म काइंड ऑफ, ये टाइप ऑफ जो वर्म्स पाया जाता है या फिर पैरासाइट पाया जाता है उसके अंदर ईस्ट में या फिर कुछ बैक्टीरिया में ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल, ठीक है, या फिर इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म होता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटली टेक प्लेस इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। मतलब सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली होता है, दैट इज दी माइटोकॉन्ड्रिया। उसी के अंदर ये एरोबिक रेस्पिरेशन की कंप्लीट प्रोसेस होता है एंड इसमें ही एटीपी प्रोड्यूस होता है। इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्यू पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ही एरोबिक रेस्पिरेशन की कंप्लीट प्रोसेस परफॉर्म होता है एंड इसमें ही एटीपी में कन्वर्ट होके एनर्जी स्टोर होता है सेल के अंदर। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर लोकेशन आप लोगों को पूछेगा तो आप लोग बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑब्वियसली ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होता ही है, बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये सेल की साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्टिकल्स या फिर फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसी के अंदर, मतलब ये जो पोर्शंस रहता है सेल ऑर्गेनेली के अंदर नहीं, सेल ऑर्गेनेली के बाहर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है दैट इज साइटोप्लाज्म, उसी के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एंड इट डज नॉट यूटिलाइजेज एनी ऑक्सीजन। ओके, अच्छा एक और चीज देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने बताया कि द ऑर्गेनिजम्स विच यूज ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एरोब्स। बट अगर मैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो द ऑर्गेनिजम्स विच डज नॉट यूज ऑक्सीजन और परफॉर्म respiration without oxygen are
कॉल्ड एनाएरोब्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज़ ना करके रेस्पिरेशन करता है उसको हम लोग बोलते हैं एनाएरोब्स। एम आई क्लियर? अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन खुला है, फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट्स। अच्छा, तो अब देखो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन तो हो गया, बट समटाइम्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन्स बॉडी में भी होता है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हम लोग तो एरोब्स है क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन है, हाँ, और ऑक्सीजन की मदद से ही हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तो क्यों हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं? क्योंकि बॉडी जब विगरस मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, मतलब हाईली कुछ एक्सट्रीम मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, एक्सरसाइज, ठीक है, या फिर वॉकिंग, हाँ, तब बॉडी में बहुत सारे एनर्जी ज़रूरत होता है। बॉडी दैट टाइम बॉडी नीड एक्सट्रीमली एनर्जी। ठीक है, अब इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में नहीं रहता है, क्योंकि ब्रीदिंग के टाइम हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं ना, बट उसी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए या फिर द डिमांड ऑफ एनर्जी को फुलफिल करने के लिए उतना ऑक्सीजन बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता है। इसीलिए दैट टाइम सेल्स परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी ज़्यादा ज़रूरी है एंड ऑक्सीजन भी उतना नहीं है, तो इसीलिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सेल में रेस्पिरेशन होता है एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। ओके, एंड ये जो रेस्पिरेशन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, वो स्केलेटल मसल में जनरली होता है। ठीक है, स्केलेटल मसल में इन जनरली होता है। देखो क्या बोला, ड्यूरिंग एक्सट्रीम मस्क्यूलर एक्टिविटीज लाइक फास्ट रनिंग और एक्सरसाइज मोर एनर्जी इज नीडेड, देयरफॉर डिमांड फॉर ऑक्सीजन इंक्रीज्ड बट द सप्लाई रिमेन अनचेंज्ड। स्केलेटल मसल रेस्पायर एनाएरोबिकली दैट टाइम, मतलब ड्यूरिंग एक्सट्रीम मस्क्यूलर एक्टिविटीज लाइक फास्ट रनिंग या फिर एक्सरसाइज के टाइम में बॉडी को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है, बट ऑक्सीजन की सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं रहता है बॉडी में। उसी टाइम स्केलेटल मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है एंड दैट टाइम क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देखो, जब भी ईस्ट में या फिर अदर्स जो ऑर्गेनिजम्स है लाइक बैक्टीरिया या फिर इंटेस्टिनल पैरासाइट के अंदर जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता था, तब उस टाइम इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता था। समझने की कोशिश करो आप लोग कि जब भी ईस्ट में या फिर बैक्टीरिया में या फिर कोई भी पैरासाइट के अंदर जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता था, तब इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता था एज बाई प्रोडक्ट। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन बॉडी, जब ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल मसल के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो जानना है। ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये जो लैक्टिक एसिड स्केलेटल मसल में एक्यूमुलेशन होता है, इसी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से मसल में मसल क्रैम्पिंग होता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स, क्योंकि अगर ज़्यादा लैक्टिक एसिड मसल में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इससे मसल क्रैम्प्स होता है। आप लोग देख पाओगे कि हेवी एक्सरसाइज करने के बाद या फिर फास्ट रनिंग या फिर फास्ट वॉकिंग के बाद हमारे जो मसल्स होता है वो थोड़ा सा दर्द करता है या फिर क्रैम्पिंग होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड मसल में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इससे रिलीफ पाने के लिए
ज़्यादातर हॉट वाटर में बाथ लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हेवी एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप लोग जिम करोगे या फिर वर्कआउट करने जाओगे तो उसमें जिम ट्रेनर आप लोगों को बताएगा कि जिम करने के बाद या फिर एक्सरसाइज करने के बाद अगर हॉट शावर लेंगे तो ये जो क्रैम्पिंग होता है ये गायब हो जाता है, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप लोगों को जानना है। अच्छा, ये जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसको एक टर्म दिया गया है, ठीक है। इसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को मतलब एग्जाम्स में, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड मैंने यहाँ पे बहुत लेफ्ट हैंड इजी करके लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में अलग अलग करके पॉइंट्स दे दिया हूँ, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंस की तरह ही मैं एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। तो इससे भी आप लिख सकते हो। नाउ कम टू दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है उसका एक प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से देखो मैंने यहाँ पे दिखाया हूँ कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। एंड ये स्टोमाटा के थ्रू लीव्स के अंदर चला जाता है, ठीक है, मतलब प्लांट्स बॉडी में चला जाता है। नेक्स्ट, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड होता है C6H12O6। लीव्स में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, उसी को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड एनर्जी रिलीज करता है, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी एज अ एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो कैसे हम लोग इसको कंपैक्ट करके इसका जो इक्वेशन है लिखेंगे कि पहले ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या होता है, कंबाइन करके या फिर ऑक्सीडाइज्ड करके एनर्जी रिलीज करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का एक मतलब कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। देखो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है एंड फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है। पहले मैं यहाँ पे दोनों का ही जो इक्वेशंस है वो लिख लेती हूँ। पहले रेस्पिरेशन की देखो, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एरो एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ना। अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, ये प्रोड्यूस कर रहा है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, है ना। नाउ लेट्स सी दी डायग्राम। देखो क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। अब अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूँ तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है, लाइट एनर्जी जा रहा है। लीफ के अंदर है क्लोरोफिल विच इज़ एब्जॉर्ब्ड सनलाइट या फिर सोलर एनर्जी उससे, एंड यहाँ से सॉइल से जा रहा है वाटर, ठीक है। इसी वाटर, लाइट एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, ठीक है। तो इसी लाइट एनर्जी के
हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करके प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूकोज। ठीक है, अब अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन में पूरा ऑपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में एज अ बाई प्रोडक्ट लिबरेट हुआ, उसी ऑक्सीजन फिर से चला आता है प्लांट्स के अंदर, एंड ये जो ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड हुआ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसी ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके प्रोड्यूस कर रहा है हीट एनर्जी या फिर एनर्जी जो एटीपी फॉर्म में प्लांट बॉडी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड भी लिबरेट कर रहा है एज बाई प्रोडक्ट। तो मतलब फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज इंटर रिलेटेड, है ना। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो चीज़ लिबरेट हो रहा है वही चीज़ यूज़ हो रहा है रेस्पिरेशन में, एंड रेस्पिरेशन में जो चीज़ लिबरेट हो रहा है वही चीज़ यूज़ हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है एंड टोटली ऑपोजिट भी है। तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की डिफरेंस की बात करूं या फिर कंपैरिजन की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में फूड सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन में फूड सिंथेसिस नहीं हो रहा है, एनर्जी सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में और क्या है, ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, बट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बात लिखूँ एंड पॉइंट्स लिखूँ, एंड यहाँ पे रेस्पिरेशन की पॉइंट्स लिखूँ, रेस्पिरेशन की पॉइंट्स लिखूँ, तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिंथेसाइज फूड, ठीक है, यहाँ पे फूड सिंथेसाइज हो रहा है, एंड यहाँ पे एनर्जी सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, तो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, एंड रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड, ओके। 3 और क्या हो रहा है, ये जो फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, फोटोसिंथेसिस हमेशा डे टाइम में होता है क्योंकि उसमें सनलाइट ज़रूरी है, ठीक है। बट रेस्पिरेशन ऑकर्स इन नाइट टाइम, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंसेस या फिर कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। सो यहाँ पे मैंने फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की कंपैरिजन भी दे दिया हूँ, देख लीजिए आप लोग कि सिंथेसाइज फूड, यहाँ पे फूड इज़ ब्रोकन डाउन, यहाँ पे फूड ब्रेक डाउन हो रहा है। O2 इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट की तरह O2 रिलीज हो रहा है, एंड यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है एज बाई प्रोडक्ट। ये ड्यूरिंग डे टाइम में हो रहा है, ये ड्यूरिंग नाइट टाइम, डे एंड नाइट बोथ टाइम में ही ये होता है, स्पेशली नाइट टाइम में ज़्यादातर होता है, ठीक है। एंड इसके जो इक्वेशंस है बहुत बार बोल चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिए, ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की कंपेरिजन है। अच्छा, अब देखो, दिस इज आवर टूडेज लास्ट टॉपिक, ठीक है। वन शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्रीज एट नाइट टाइम। नाइट टाइम में मतलब ड्यूरिंग नाइट टाइम क्यों ट्रीज के नीचे सोना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई पर्सन्स अगर रात में एक पेड़ के नीचे सोएगा तो उसका दिक्कत क्या हो सकता है एंड क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग नाइट टाइम रेस्पिरेशन ज़्यादातर होता है, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन में कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया है कि
रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एज द बाई प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली रिलीज होता है। अब देखो, प्लांट्स अगर कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा तो एटमॉस्फेयर में या फिर प्लांट्स के अंडर, ठीक है, मतलब ट्री के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, एंड इसीलिए अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोगों को ब्रीदिंग करने में दिक्कत ही होगा, एंड वन पर्सन कैन ऑल्सो डाई, ठीक है। तो इसीलिए नेवर एवर स्लीप अंडर द ट्रीज एट नाइट टाइम, ओके। बट डे टाइम में या फिर मिड डे में यू कैन स्लीप, बिकॉज मिड डे में फोटोसिंथेसिस होता है एंड उसमें से उस टाइम ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड होता है, तो वो चीज़ ठीक ठाक है ना। एंड उस टाइम एज बिकॉज ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है, उस टाइम कूल भी हो जाता है, मतलब अंडर द ट्री बहुत कूलनेस भी रहता है, ठंडा लगता है। इसीलिए जब भी मिड टाइम होगा या फिर मिड डे होगा, तब अगर आप ट्री के अंदर नीचे रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, ड्यूरिंग सिंथेसिस, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए अगर आप लोग डे टाइम में ट्री के अंडर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है प्लांट बॉडी में, तो उस टाइम प्लांट के नीचे बहुत कूल रहता है, इसीलिए उस टाइम कोई दिक्कत नहीं है। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है एंड एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के कारण, ठीक है, एक पर्सन्स का ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए कभी भी वन शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्रीज एट नाइट, ओके। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। आज का टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इनटू टू योर ऑल द, जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं या फिर जितने भी रिलेटिव्स हैं, सभी के साथ आप लोग ये शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतना ही मेरा चैनल ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचेगा एंड लोग देख पाएगा, ठीक है। थैंक यू।